एवरीबॉडी, वेलकम टू डियर साइंस क्लासेस। डियर साइंस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, सो टुडे विल बी टॉक अबाउट क्लास नाइन्थ साइंस। आज हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ की साइंस को लेके, और इसमें हम जानेंगे कि आखिर हमें कौन से पार्ट को कितने वेटेज में लेके चलना है, कितने डिटेल में पढ़ना है, ये सारी चीज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, सो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ की बायोलॉजी। अब बायोलॉजी क्यों और सब्जेक्ट्स क्यों नहीं? तो क्लास नाइन्थ की अगर हम साइंस की बात करें, एनसीईआरटी से उठाएं, तो हम देखेंगे कि इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्लास नाइन्थ की साइंस की लेके चले हम किसको? साइंस। तो इसमें हमें 3 चीज देखने को मिलेंगी। 3 पार्ट्स में डिवाइड है हमारी एक बुक। एक है हमारा केमिस्ट्री, फिर सेकेंड है हमारा फिजिक्स, एंड फिर है हमारा बायोलॉजी। हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ की बायो की, क्योंकि हमारी क्लास नाइन्थ की जो साइंस उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें हमें केमिस्ट्री को भी लेके डिस्कस करना है, देन हम फिजिक्स को लेके डिस्कस करेंगे एंड बायो को। इन तीनों चीजों को हम सीरीज से लेके चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास नाइन्थ की बायोलॉजी को। इसमें हम देखेंगे कि आखिर कितने चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं, किस चैप्टर में हमें क्या स्टडी करना है, क्या पढ़ना है, किसका क्या मतलब है, ये सारी चीज हम जानेंगे इन चैप्टर्स में। चलिए, हम देखते हैं आज के टॉपिक को। तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दिया जाए। आई एम दीपशिखा परमार, जो आपकी बायोलॉजी टीचर रहेगी। मतलब मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी बिल्कुल इजी वे में, और जो भी आपको डाउट लगेगा आप जरूर पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट्स को जल्द से जल्द क्लियर कराया जाएगा। चलिए, हम डिस्कस करते हैं आज के कंटेंट को लेकर कि आखिर आज हम देखेंगे कि 9th क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बायो में। फिजिक्स के पार्ट को नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस कराया जाएगा कि क्या क्या चीज पढ़ना है। केमिस्ट्री को भी। अभी हम बात करते हैं बायो को लेके। ये है बायो के मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर जो क्लास 9th की एनसीईआरटी में मेंशन किए हुए हैं। नॉट ओनली एनसीईआरटी, और भी जो प्राइवेट बुक हैं उनमें भी ये सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी को हम अपना आइडियल मानेंगे। अरे यार, यहाँ तो थोड़ा सा कम पड़ गया है। ओके, एनसीईआरटी को हम क्या मानेंगे अपना आइडियल, क्योंकि यहाँ से सारे बेस बनते हैं। सभी कॉम्पिटिटिव एंड टेक्निकल एग्जाम्स में क्वेश्चंस यहीं से उठ के आते हैं, एनसीईआरटी से। तो इसको लेके हमें जरूर चलना है। अदर बुक से हम पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी को हमें बाइबल मानना है, अपना आइडियल मानना है, इसको जरूर कवर करना है। क्लियर? हम एनसीईआरटी को लेके चलेंगे, एनसीईआरटी के सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, उसके डायग्राम्स को लेके सारी चीज को डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? आप निश्चिंत हो जाइए, हम डिस्कस करेंगे इन 4 चैप्टर्स को क्लास 9th की बायोलॉजी में। कौन कौन से ये 4 चैप्टर, ये आपको दिख रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे बोलते हैं जीवन की मूल इकाई। अब क्या होती है जीवन की मूल इकाई, ये कभी आपने सोचा है? जैसे किसी भी चीज को बनाने के लिए उसकी बेसिक यूनिट होती है। डायरेक्ट कोई भी चीज का फॉर्मेशन नहीं होता है। किसी भी चीज का फॉर्मेशन करने के लिए हमें उसकी बेसिक यूनिट पता होना चाहिए, एंड उसी बेसिक यूनिट्स का मिक्स होके या फिर कंबाइंड हो करके वो पूरी चीज बन जाती है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल के लिए पेन, इसकी भी एक बेसिक यूनिट होगी। डायरेक्ट तो बना नहीं इतना बड़ा, इसकी छोटी सी एक यूनिट होगी, जैसे और ज्यादा छोटा ब्रेक नहीं कर सकते, वही उसकी बेसिक यूनिट होगी जिससे ये पूरा मिलके बनाएगा। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने पजल्स खेला होगा, ब्लॉक बनाए होंगे। ब्लॉक जब हम बनाते हैं, ब्लॉक इट मीन्स ऐसा कि जब हम पजल्स बनाते हैं तो उसमें छोटे छोटे पीसेस होते हैं ऐसे। उन पीसेस को जोड़ जोड़ के कलरफुल पीसेस होते हैं, इन पीसेस को हम अटैच कर करके एक इमेज बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एक इमेज। जो इमेज बन रही है उसकी बेसिक यूनिट क्या है? ये ब्लॉक्स, पजल्स के ये ब्लॉक्स। इन ब्लॉक्स के मिलकर क्या बन रही है? पूरी इमेज बन रही है। तो पजल्स की बेसिक यूनिट क्या हो गई? ब्लॉक्स हो गए। सेम इज हमारी पूरी बॉडी नॉर्मल नहीं बनती, अचानक से नहीं बन जाती, या फिर आप सोचो ऐसे दिखती ऐसी होगी, बिल्कुल नहीं। हमारी बॉडी की भी बेसिक यूनिट होती है जिसे हम बोलते हैं सेल। हम बात करेंगे इस चैप्टर में लेके किसको? सेल को। व्हाट इज सेल? स्ट्रक्चर ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल। सेल जब कंबाइंड होती है तो किन की चीजों को बनाती है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें रिव्यू, क्या कि हम इसमें आखिर क्या देखेंगे। देखिए,
अगर हम बात करें चैप्टर फर्स्ट को लेके, तो फर्स्ट में जो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, इसमें हम देखेंगे कि सेल क्या होती है, क्या सेल क्या होती है, पूरी बॉडी का फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए हमें कोई टेम्पल बनाना है, कोई मंदिर बनाना है, तो मंदिर को बनाने के लिए हमें ईंटों की जरूरत होगी, ब्रिक्स की जरूरत होगी। अब एक ब्रिक तो पूरी बिल्डिंग या फिर टेम्पल नहीं बनाएगी, कई सारी ब्रिक्स को कंबाइंड होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? कंबाइंड। अब चलिए बहुत सारी ब्रिक कंबाइंड होकर एक दीवार बना दिया, अब उस दीवार से क्या मंदिर बन जाएगा? नहीं, दीवारों को भी कंबाइंड करना पड़ेगा, इन 4 दीवार बनानी पड़ेंगी, इन 4 दीवारों से वॉल से क्या होगा? पूरा टेम्पल तैयार होगा। क्लियर? 4 तो नहीं, 5 छत भी होगी, तो इन सारी चीजों से कंबाइंड होकर पूरे टेम्पल बनेगा। तो आपको समझ में आया, एक अकेली ब्रिक कुछ नहीं कर सकती, ब्रिक्स को कंबाइंड होकर के दीवार, दीवार से टेम्पल, एंड टेम्पल से पूरी कॉलोनी, ये सारी चीज बनाना पड़ेगा। जैसे घर बना रहे हैं तो घर की बेसिक यूनिट भी क्या होगी? ब्रिक। सेम एज एक सेल कभी कुछ नहीं करेगी। आप सोचेंगे चलो एक सेल को पढ़ लिया तो यही सेल है जो हमारी बॉडी, मतलब यही सेल है जो बॉडी है, या फिर इसी सेल से अकेले से बॉडी बन जाती है। बिल्कुल नहीं, ये सेल पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करती है। मतलब एक सेल अकेली नहीं होती है, कई सारी सेल कंबाइंड होकर पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करती है। कैसे? तो ये जो सेल है अकेले तो कुछ करेगी नहीं, तो इसे ग्रुप बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई भी हमें बहुत बड़ा टारगेट करना है, कंप्लीट करना है, मुझे एक बिल्डिंग बनानी है, इंडस्ट्री में मेरा एक टारगेट है कि मुझे इतने दिन में कोई वर्क कंप्लीट करना है, तो वो वर्क या काम मैं अकेले कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, मुझे एक ग्रुप बनाना पड़ेगा ताकि स्पीडली वो काम हो सके। सेम एज सेल का ग्रुप बन जाएगा। और क्यों बन रहा है सेल का ग्रुप? ताकि बॉडी को बना सके। उसका टारगेट क्या है? बॉडी फॉर्मेशन। सिर्फ ह्यूमन बॉडी नहीं, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी, मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे मिलकर बनने वाली है? सेल से। तो आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ ह्यूमन बॉडी ही क्या होगी? सेल से फॉर्म्ड होगी। हमारी अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी सेल से मिलकर बनते हैं। क्लियर? तो सेल ग्रुप बनाएगी, और ग्रुप ऑफ सेल को हम बोलते हैं, स्पेसिफिक नाम होता है। जैसे हम कम्युनिटी बोलते हैं, ग्रुप ऑफ जैसे पर्सन हो गए बहुत सारे, एक इंडस्ट्री में एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के, तो उसको एक हम अलग नाम दे देंगे कि ये इस डिपार्टमेंट के पर्सन है। सेम सेल का जब ग्रुप बनता है तो इसे हम बोलते हैं टिश्यू। क्लियर? अब टिश्यू अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। क्लियर? एक ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में सिर्फ टिश्यू हो गया, काम बन गया, कई सारे टिश्यू का ग्रुप बनना पड़ेगा, मतलब ग्रुप ऑफ टिश्यू। सेल्स का ग्रुप बनेगा तो टिश्यू बन जाएगा। अब टिश्यू का ग्रुप जब बनता है तो बनता है क्या? ऑर्गन। ऑर्गन का एग्जांपल आप दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। नोज है, आई है, एयर है, फिंगर्स है, ये सारे क्या है? ऑर्गन है। अब क्या सिर्फ ऑर्गन अकेले काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। नाक है तो हम स्मेल, फ्रेग्रेंस, ये सारी चीज सेंस कर सकते हैं। आंख है तो हम देख सकते हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ऑर्गन से ये सारी चीज हो रही है? बिल्कुल नहीं। ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है जिससे ये सारी प्रोसेस क्लियर हो पाती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मेरी नोज का अकेला कोई फंक्शन नहीं है, नोज से जुड़ा है पूरा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीथिंग सिस्टम, और ब्रीथिंग सिस्टम के थ्रू ही हम क्या सेंस कर पाते, फील कर पाते किसी भी स्मेल को, खुशबू को या बदबू को, कि यहाँ पे गंदी स्मेल आ रही है या फिर अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है। ये सारी चीज हम रेस्पिरेशन के थ्रू क्या करते हैं? सेंस करते हैं। वैसे ही एक अकेला ऑर्गन कुछ नहीं कर पाएगा, ऑर्गन को क्या होना पड़ेगा? ग्रुप बनाना पड़ेगा। एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या बना लेंगे? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम का एग्जांपल आप दे सकते हैं ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सेट्रा। कई सारे सिस्टम हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अब हम एक सिस्टम से क्यों नहीं रह सकते? बिल्कुल नहीं। क्या आप खा लेंगे तो आप रह सकते हैं? आप सांस लिए बिना? आपके लिए सांस लेना भी उतना जरूरी जितना खाना जरूरी है ना? रिप्रोडक्शन भी उतना ही जरूरी है। सारी जितने भी सिस्टम होते हैं सबके फंक्शन मस्ट बी इम्पॉर्टेंट। हमारी बॉडी में सभी फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम का होना भी जरूरी है। तो जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम बनते हैं तो पूरा क्या बनता है हमारा? इंडिविजुअल, मतलब ह्यूमन बॉडी या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बन जाती है। ठीक है? तो आपको समझ में आया कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट होती है, नॉट ओनली हमारी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिक यूनिट सेल होती है जिससे मिलकर पूरा इंडिविजुअल बनता है। तो आखिर इंडिविजुअल जिस चीज से बन रहा है उसकी स्टडी जरूरी है या नहीं है? किसी ने पूछ लिया कि भाई जिससे आपका, किसी ने क्या मतलब
बिल्कुल आना चाहिए, कह सकते हैं सेंस वाली बात है कि जिससे हमारी पूरी बॉडी फॉर्म्ड हो रही है उसके बारे में जानकारी रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर रखना चाहिए। क्लियर। सो जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, जीवन की मूल इकाई, इसमें हम जानेंगे कि सेल क्या होती है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टाइप्स ऑफ सेल को डिस्कस करेंगे, कितने प्रकार की सेल होती है, सेल के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है, क्योंकि सेल क्या करती है, बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चर भी बनाती है, फंक्शंस भी करती है। तो सेल के अंदर ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिसके कारण वो फंक्शन करती है, एनर्जी को बनाती है, ये सारी चीज डिस्कस करेंगे हम चैप्टर फर्स्ट में बायोलॉजी के। क्लियर। अब हम बात करें चैप्टर सेकेंड को लेके। आई होप आपको चैप्टर फर्स्ट समझ में आया कि चैप्टर फर्स्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब सेल को डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर की बात करें तो चैप्टर का नाम है टिश्यू, मतलब ऊतक। ऊतक क्या होते हैं, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये ऊतक क्या होता है, टिश्यू अभी बात किया था हमने। सेल अकेला कुछ नहीं करता है, सेल को कंबाइंड होकर के टिश्यू बनाना पड़ता है। तो ये टिश्यू क्या होते हैं, टाइप कितने होते हैं टिश्यू के, मेन फंक्शन क्या होता है टिश्यू का, कहाँ पाए जाते हैं टिश्यू। जैसे मान लीजिए मैं अपने हाथ पे यहाँ हाथ रख रही हूँ, यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा, यहाँ पे एक सेल है, बिल्कुल यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल है। क्या ये स्पेसिफिक कोई रीजन है, नहीं, यहाँ पे कोई सिर्फ इतना पार्ट को रख करके आपको जूम करके दिखाया जाए तो आप क्या आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कौन से पार्ट का एरिया है, या क्या ये हाथ का है या पैर का है या सर का है, नहीं कर पाएंगे। उसको जानने के लिए टिश्यू को स्पेसिफिक एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ऑर्गन बनाना पड़ेगा। क्लियर। तो ये ऑर्गन कैसे बनता है, कौन कौन से टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, टाइप्स ऑफ टिश्यू, ये सारी चीज डिस्कस करेंगे हम चैप्टर सेकेंड में। तो चैप्टर सेकेंड में आपको समझ में आया ये फर्स्ट से रिलेटेड है, तो ऐसा नहीं कि आपको फर्स्ट को छोड़ करके सेकेंड में कूद जाना है, बिल्कुल नहीं। पहले हमें लेके चलना है फर्स्ट को, फिर चलेंगे हम सेकेंड को, क्योंकि ये सिक्वेंटली एक दूसरे से रिलेट करते हैं। क्लियर। सो पहले हम जानेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, देन हम देखेंगे टिश्यू क्या होते हैं, कितने टाइप के टिश्यू होते हैं, कहाँ पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, क्योंकि आगे चल के आपको सीख में बहुत डिटेल में स्टडी करनी है। क्लियर। अब हम बात करें थर्ड चैप्टर की, तो थर्ड चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जीवों में विविधता। क्या होता है ये, सोचा है कभी आपने। देखिए, हम इस अर्थ पे रहते हैं, अर्थ पे क्या हम अकेले रहते हैं, आपने देखा है कि सिर्फ ह्यूमन स्पीसीज रहती है क्या अर्थ पे, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, कुछ ऐसे जिनको हम आंखों से देख सकते हैं, कुछ ऐसे जिन्हें हम नहीं देख सकते। मतलब भूत होते हैं क्या वो बिल्कुल नहीं, वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, वाटर में पाए जाते हैं, एनवायरमेंट में पाए जाते हैं, किसी सरफेस पे, फूड में, एवरीवेयर। क्लियर। एंड हमारी बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। सो क्या चीज क्लियर हुई कि हमारी अर्थ पे एक टाइप का एनिमल या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाएगा, यहाँ वेरियस टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे। अब जब अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर सेम है, किसी का साइज बड़ा है, किसी का साइज छोटा है, किसी का लाइफ टाइम कम है, किसी का लाइफ टाइम ज्यादा है, तो इन सब का खाना पीना रहन सहन ये सारी चीज अलग होंगी। क्लियर। अब जैसे मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ स्पैरो अलग होगी, हिमाचल साइड की स्पैरो चिड़िया देखेंगे वो अलग होगी। बकरियों की बात करें तो नॉर्मल हम जो बकरी देखते हैं वो अच्छी, मतलब अच्छी नॉर्मल दिखती है, लेकिन हिमाचल साइड की बकरी एकदम वैसे दिखते हैं, पे ऊन टाइप के आपको देखने को मिलेंगे, बाल बाल टाइप एकदम झब्बू झब्बू टाइप में ऐसा देखने को मिलता है। सो एरिया के अकॉर्डिंग उनके क्या होते हैं, फीचर्स अलग अलग होते जाते हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर रहन सहन अलग होता जाता है। वैसे ही हमारे जितने वेरियस टाइप की स्पीसीज होंगी, अलग अलग स्पीसीज का रहना सहना, खाना पीना, ये सारी चीजें अलग होंगी, कलर वगैरह एवरीथिंग। तो ये सारी चीज हम पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड में, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी आखिर क्या है, कैसी है, कैसे वो सर्वाइव करता है, उसका खाना पीना कैसा है, ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर थर्ड में। क्लियर। सो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप क्लास 10th में आएंगे तो भी आपको इसको थोड़ा बहुत डिस्कस करना है, एंड क्लास 11th में अगर आप साइंस लेते हैं, बायो लेते हैं, तो ये पूरा एक चैप्टर है, एंड आगे चल के आपको इस पे पूरी बुक भी मिलेगी, डाइवर्सिटी क्या होती है, कंजर्वेशन क्या, एवरीथिंग। क्लियर। तो ये आपको चैप्टर थर्ड को अभी ये बेसिक बनाएगा, तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अभी क्लासिफिकेशन क्या है, जैसे आपको बताया कि अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनको क्लासिफाई करना जरूरी है उनके कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग। जैसे हम किसी क्लास में डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट्स को, कि अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट को ए सेक्शन में, देन बी सेक्शन में, देन सी सेक्शन में। क्यों, ताकि ईजी वे पड़े उसको टीच करने में, पढ़ाने में, चीज़ों को समझाने में। ताकि जैसे मान लीजिए आप अच्छा पढ़ रहे हैं और आपके बगल में जो पढ़ रहा है उसका वीक मेमोरी है, तो मैं
उसकी स्पीड से आपको नहीं बढ़ा सकती, ना आपकी स्पीड से उसको बढ़ा सकती हूँ, है ना, दोनों के लिए खतरनाक है। तो दोनों को हम डिवाइड करेंगे ताकि दोनों के लिए क्या हो, हेल्पफुल हो वो चीज। सेम एज एनिमल्स की वैरायटी के अकॉर्डिंग, उनके कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग कि किसके कैरेक्टर्स मैच होते हैं एक दूसरे से, किसका रहन सहन एक जैसा है, किसका क्लासिफिकेशन मतलब किसका रहन सहन एक सा है, साथ ही साथ उनके फीचर्स देखेंगे मेनली। तो फीचर्स के अकॉर्डिंग उन्हें हम क्लासीफाई करेंगे सेम कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग। तो हम देखेंगे इसमें क्लासिफिकेशन, मोरेरा, प्रोटिस्टा, ये सारी चीज डिस्कस करेंगे। अभी आपको समझ में आएगी जब हम देखेंगे इस चैप्टर को, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि हम प्लांट को अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, एनिमल्स को अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, चार पैर जो चार पैरों से चलते हैं उन्हें अलग डिवाइड करेंगे, जो दो पैरों पे चल रहे हैं उन्हें अलग डिवाइड करेंगे। सारी चीज हम देखने वाले हैं इसमें। क्लियर? चलिए अब हम बात करें चैप्टर 4 को लेके। तो चैप्टर 4 जिसमें हम पढ़ेंगे हम बीमार क्यों होते हैं, क्यों होते हैं हम बीमार। अब उल्टा सीधा खा लेते तो बीमार तो होंगे ना ऐसा कुछ नहीं, हमारी बॉडी लगातार फंक्शन करती जाती है, तो एक टाइम पीरियड होता है कि हमारे ऑर्गन भी खराब होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं। एंड साथ में इन्वायरमेंट के इश्यूज होते हैं कई सारे, इसके कारण हमारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, खाने के कारण होता है। तो हमारी बॉडी को हमें कैसे मेंटेन करना है, क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण हमारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, बीमार होते हैं हम, सारी चीज डिस्कस करेंगे हम इसमें। डिसीज देखेंगे, उसका कारण देखेंगे, उसके ट्रीटमेंट, ये सारी चीज डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 में। क्लियर है? तो आपको ये समझ में आया चैप्टर 4। चैप्टर 5 की बात करें तो चैप्टर 5 का नाम है नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन। क्या समझ में आएगी? तो बहुत अच्छा आया, सिंपल चैप्टर कह सकते हैं, थ्योरी टाइप्स है। इसमें हम ये देखेंगे कि आखिर नेचुरल रिसोर्स क्या क्या है जिनसे चीजें हमें प्राप्त होती हैं, भोजन, पानी, ये सारी चीज कौन कौन से नेचुरल रिसोर्स है। पर्यावरण में आपने पढ़ा होगा, इन्वायरमेंट में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो नेचुरल रिसोर्स में हमने देखे हैं बहुत सारी चीज, प्लांट्स हो गए, नदियां हो गई, झरने हो गए, ये सारी चीज नेचुरल रिसोर्स में आएंगी। इसमें हम देखेंगे सॉइल वगैरह सारी चीजों को लेकर डिस्कस करेंगे नेचुरल रिसोर्स में। क्लियर? अब चैप्टर 6 एंड लास्ट की बात करें तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम खाद्य संसाधनों में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। की अभी हमने देख लिया कि आखिर नेचुरल रिसोर्स क्या है। नेचुरल रिसोर्स के अकॉर्डिंग हम देखेंगे जो फूड के नेचुरल रिसोर्स है उसे हम कैसे इम्प्रूव करें। इम्प्रूव इट मीन्स टू से कि कह सकते हैं कि आपको पता है डेवलपमेंट के नाम पे कितना सारा डिफोरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है। अब पेड़ों की कटाई का कहीं ना कहीं इफेक्ट हमारी लाइफ पर पड़ रहा है, डेली रूटीन लाइफ पर। अभी तो चलो हम सारी चीजों को यूज कर पा रहे हैं, इन फ्यूचर क्या हम कर पाएंगे नहीं कह सकते हम, मतलब हमारे आने वाली जनरेशन। देखिए लगातार हम पानी का यूज करेंगे, वेस्ट कर रहे हैं, लगातार हम पेट्रोल का यूज कर रहे हैं, लगातार हम फूड का यूज कर रहे हैं। फूड इट मीन्स ये हम खा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो एक्स्ट्रा ओवर कंजर्वेशन कर रहे हैं हर चीज का। ओवर कंजर्वेशन का मूल कारण क्या हो सकता है कि हमारे अंदर लालच है चीजों को लेके, लेकिन लालच की वजह से या फिर हम अपने बारे में अकेले, अपने स्वार्थ के विषय में अकेला सोच के क्या कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन को खतरे में डाल रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ों को लगातार काट रहे हैं ताकि बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज बना सके। अब चलो अभी आपको वो चीज दिखाई दे रही है कि यहाँ पे डेवलपमेंट है, अच्छी इनकम हो सकती है, लेकिन इनकम आपके लिए कब फ्रूटफुल है, जब आप उस इनकम से आप अपने हेल्थ को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। और हेल्थ डायरेक्ट मेंटेन होती है हमारी नेचर से। जब प्लांट होंगे तो फूड होगा, फूड होगा और प्लांट होंगे तो वाटर होगा, बारिश होगी, सारी चीज होगी। लेकिन हम पैसों से सारी चीज नहीं करवा सकते ना। तो अभी आपने वो चीज कर ली, लेकिन आगे आने वाली जनरेशन को क्या होगा, आपने पूरे जगह पर बिल्डिंग्स क्रिएट कर दी है, फैक्ट्रीज बना दी हैं, तो क्या वो फैक्ट्री को खाएंगे? नहीं, उनको खाने के लिए नेचुरल रिसोर्स की जरूरत है, और नेचुरल रिसोर्स के लिए नेचुरल इन्वायरमेंट होना जरूरी है। क्लियर? तो सारी चीज हम डिस्कस करेंगे कि हम इसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं चैप्टर 6 में। सो आई होप आपको समझ में आया है कि 9th क्लास में जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है उसमें टोटल हमारे 6 चैप्टर हैं। इन 6 चैप्टर में से फर्स्ट चैप्टर में हमें पढ़ना है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, देन पढ़ेंगे हम टिश्यू क्या होता है, फिर डाइवर्सिटी, देन नेक्स्ट टॉपिक बीमार क्यों पढ़ेंगे, फिर हम नेचुरल रिसोर्स देखेंगे एंड उसके इंप्रूवमेंट देखेंगे। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए, आपको लगातार सभी लेक्चर्स को प्रोवाइड कराया जाएगा एंड साथ ही साथ आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के चैप्टर्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। सो थैंक यू।